रंगमंच कनाडा की मल्टी कल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओ दोस्तों, शागिर्दों, अजीजों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती है। टोरंटो की एक रोशन सुबह है, 25 डिग्री की तमाज़त। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा है क्योंकि 25 -25 में हम लोग रहते हैं यहाँ। और मगर ये चंद हफ्तों की अ, बात है, उसके बाद फिर सर्दी है, फिर बर्फ है। मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात एक संजीदा फिक्शन राइटर और प्रॉमिसिंग जर्नलिस्ट से हुआ चाहती है। दर्जन भर किताबों के मुसन्निफ, यूट्यूबर और बंगाल उर्दू जर्नलिस्ट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और मरकज फिक्र फन के सेक्रेटरी। गालिब के सफर कलकत्ता पर मोहतरम शकील अफरोज का नावल तमाशाए अहले करम मकबूल व मारूफ भी है। इनकी दिलचस्प काविश है ये। साथ ही शहर कलकत्ता और नवाह के कब्रस्तानों के हालेजार की दिलचस्प रूदात भी सुनाते हैं। ये पढ़ने की से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ है। मोहतरम शकील अफरोज के तालीमी और तफरीही कारआमद वीडियोस मैं अक्सर देखा करता हूँ, उससे मुस्तफ़ीद हुआ करता हूँ। इस पर भी तफसील से बात होगी। आइए हजरत का इस्तकबाल नासिर काज़मी के एक खूबसूरत शेर से किया जाए कि कुछ यादगार शहर सितमगर ही ले चले, आए हैं इस गली में तो पत्थर ही ले चले। वेलकम टू आवारगी विद दानिश, जी बहुत शुक्रिया। लाइव 226 एपिसोड। मोहतरम शकील अफरोज भाई, आदाब, मिजाज गरामी। बहुत शुक्रिया। आदाब। इससे पहले कि हम सिटी ऑफ जॉय की गलियों में गुम हो जाएं, आइए पहले कुछ दिलचस्प तस्वीरें दोस्तों से शेयर करते हैं। उस पर आप कुछ बताते भी जाएंगे कि ये क्या है और कहाँ की है। तो लीजिए जनाब। खुश आमदीद। ये खुश आमदीद। जी जनाब, इस तस्वीर का बताएं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब मैं क्लास 9 में पढ़ता था, मोहम्मद जान में। मोहम्मद तो जान। उस जमाने में मोहम्मद जान में तो उस जमाने में आई कार्ड की शुरुआत हुई थी। तो हम लोगों ने आई कार्ड बनवाया था। और इसकी खूबी यह है कि हेड सर खुद इस पर स्टाम्प लगवाए लगाए थे इस पर। अच्छा अच्छा। और ये एजाज की बात है कि आज तक वो महफूज है। ये अख्तर हुसैन साहब का वो इस पर दस्तखत है, अच्छा। जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। इल्मी सहाफत, ये अच्छी किताब ये है। किताब जो है वो अमली सहाफत है। सहाफत सिखाने वाली किताब है ये। हम्म। जब मैं मनु में, ये गर्म तितली है मेरी पहली किताब है अफसाने की, जो 2011 में शायद हुई थी। ये मुस्लिम। कब्रिस्तान का दरवाजा है। ये इंपॉर्टेंट काम है बहुत ही। तमाशाए अहले करम, वाह। शायरी का नाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरा पढ़ा हुआ नॉवेल है ये, बहुत अच्छा। अच्छा जनाब, ये एकेडमी में प्रोग्राम। करीब प्रोग्राम होता। ओहो, हमारे दोस्त नूर अमरजीत नूरुद्दीन भाई। अमर जी साहब है। जी। और उन्होंने अपने घर पर प्रोग्राम किया था एक, अपने गालिब इम्पोरियम में। हम्म। तो वहाँ है। वह हाँ वही है। हमें एक प्रोग्राम था वहाँ पर। तो वो जो उन्होंने जो ये सलमा आगा आगा आई थी हम्म। 2021 में।
मुस्लिम इंस्टीट्यूट में। हम्म, तो इन्होंने यहाँ पर हुकूमत से कुछ ज़मीन चाहिए थी कि वो अपना म्यूजिकल इंस्टीट्यूट यहाँ खोल सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अच्छा अच्छा। दोबारा वो नहीं हुई। गुलाम अली साहब। ये जो है वो, हाँ, ये जो है वो 2016 में यहाँ गुलाम अली का प्रोग्राम हुआ था। तो मैंने ये उनका इंटरव्यू एयरपोर्ट पर लिया था। हम्म, मुझे सिर्फ 4 मिनट का वक्त मिला था। तो मैंने 4 मिनट में उनका इंटरव्यू लिया था। वक्त ये कलकत्ता एयरपोर्ट पर है। वो ये निकले हैं हवाई जहाज से, उसके बाद ही मैंने उनका इंटरव्यू लिया था। गुड। ये एक यादगार इंटरव्यू है। 2015 में उर्दू एकेडमी ने गाली इस पर अल्लामा इकबाल पर सेमिनार ये किया था। 29 30 31 मई को 2015 को प्रोग्राम किया था। जश्न इकबाल तो उसी ताल्लुक से है। और अल्लामा इकबाल को जो है बाद अजमत जो है वो पासबान उर्दू अवार्ड दिया गया था। और ममता बनर्जी को तराना हिंदी अवार्ड दिया गया था। ये उसी बहुत उसी मौका की तस्वीर है। लाइब्रेरी की तस्वीर है ये। इम्पोर्टेंट। हो पाल साहब। जी जी। ये उधर जो इंद्रपाल साहब हैं, जब मैं दिल्ली गया था तो उनसे मिला भी था। बहुत मैटियर आदमी। हम्म, उसके जैसा खुश अखलाक आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत- ये ऐसा। एहसान इफ्ताही अवार्ड है जो 2025 में मुझे मुस्लिम इंस्टीट्यूट ने दिया है। ओके गुड। ठीक फैमिली। ये हम लोग ऊटी गए थे, तो उसी की तस्वीर है। पहाड़ पर की तस्वीर है। गुड। पूरी फैमिली हम लोग गए थे ऊटी। ये लास्ट ईयर हम लोग यहाँ गए थे, मुंबई गए थे। तो एक जगह है एलिफेंटा, बहुत मशहूर जगह है। ये एलिफेंट। उसकी तस्वीर है। वेरी गुड। एलिफेंटा। एलिफेंटा। ये कटहल बगान में मेरा नॉवेल जो है वो रसमजरा इसका हुआ था। तो ये उसी की तस्वीर है। कटहल बगान ये वो जगह है जहाँ गालिब आए थे। और जब उस वक्त आए थे 1828 में, तो ये जगह जो है वो, ये इमाम बारगाह जो है वो तामीर हो रही थी। और वहाँ पर एक मस्जिद भी है, वो भी तामीर हो रही थी। तो गालिब ने दोनों पर एक एक कथा कहा है। अच्छा ये अच्छा। किताब में महफूज है। वाह। ये तस्वीर जो है वो मेरे गांव की है। मैं गांव गया था, तो उस वक्त की तस्वीर है वो। ये तस्वीर जो है वो सुबह की तस्वीर है। मैं अक्सर जो है गांव जाता हूँ, तो सुबह में फातहा पढ़ने जाता हूँ कब्रिस्तान पर। ये कलकत्ता में वो अंजुमन इसका तरक्की उर्दू का 2 रोजा कॉन्फ्रेंस यहाँ हुआ था, तो उसी ताल्लुक से ये है। ये हैदराबाद से आए थे। यहाँ पर एक वर्कशॉप हुआ था सहाफत पर, तो मैंने भी हिस्सा लिया था। तो मैंने अपनी किताब उन्हें दी थी। गुड। ये अच्छी। मेरी तस्वीर है उनके प्रोग्राम में, सेमिनार में। बी हैप्पी ड्राइव्स पीपल क्रेजी। चलिए साहब, एक बहुत- जबरदस्त सफर आपने करवाया। जी। हमारे बहुत सारे साथी हमारे साए दीवार पे जमा हो चुके हैं, आपके परस्तार, आपके चाहने वाले। ये सब पहला सलाम जो है वो न्यूयॉर्क सिटी से आया है। महमूद अहमद हमारे बड़े अच्छे थिएटर के दोस्त हैं, जो कि शाहिद देहलवी साहब जो साकी के एडिटर थे, उनके साहबजादा हैं। महमूद अहमद जी। कलकत्ते से सलाम, वो न्यूयॉर्क से सलाम कर रहे हैं। मोहम्मद काजिम भाई वालेकुम सलाम। दिल्ली से आपको सलाम कह रहे हैं। और वालेकुम सलाम। मोहम्मद उसामा हमारे दोस्त हैं उड़ीसा से, आपको दुआएं दे रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। फिरदौस जहां सलाम कर शुक्रिया। रही हैं रांची से। और वालेकुम मोहम्मद सलाम। काजिम काजिम भाई कह रहे हैं शकील साहब एक अहम सहाफ़ी हैं, जबान की बेलोस खिदमत करते रहते हैं। वाह, बहुत अच्छे। दोस्तों ज़रूर जी। बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं शकील भाई को भी बताता रहूं और साथ साथ बात भी करता रहूं। तो हुजूर वाला काम आपने बड़े खुश रंग किए हैं। बचपन कितना दिलचस्प और कहाँ गुजरा, ये बताएं। मेरे आबा व अजदाद का ताल्लुक गया के बाद एक इलाका है बिहार शरीफ में, रफीगंज। हम्म। रफीगंज। इंपॉर्टेंट जगह तो जी। मेरा ताल्लुक है, हाँ जी जी। उसकी जो है वो अभी डिस्ट्रिक्ट जो है वो ये हो गया है औरंगाबाद। हम्म। तो मेरा ताल्लुक उस वहां से है। मेरे आबा व अजदाद जो है वो सौदागर थे। लेकिन मेरे दादा को ये जो है वो पसंद नहीं आया, सौदागरी पसंद नहीं आई। तो उन्होंने लगभग 1940-45 में जो है वो उसको छोड़ दिया और कलकत्ता आकर बस गए।
तो हम लोग अब कलकत्ता ही में है, लेकिन जो है वो गांव से भी ताल्लुक है। शादी वगैरह में हम लोग जाते हैं। वाह वाह। और तो स्कूलिंग वगैरह आपकी वहां हुई कलकत्ते में भी? नहीं, जी जी। कलकत्ते में भी। कलकत्ते में स्कूल भी, टूटी कलकत्ते में स्कूल भी। देखिए साहब, हमारी बाजी नईमा जाफरी पाशा साहिबा आ, आपको दुआएं दे रही हैं, आदाब कह रही हैं दिल्ली से। और आदाब। बड़ी शख्सियत खुर्शीद अहमद अंसारी, हमारे बहुत ही जिगर हमदर्द यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, सलाम कह रहे हैं। वंडरफुल वालेकुम गेस्ट, अस्सलाम। अमेजिंग होस्ट, गिविंग अस एन इनक्रेडिबल जनरी। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद भाई। तो आपने माशाल्लाह उर्दू में भी और इंग्लिश में भी मास्टर्स कर रखा है। तो दर्स व तदरीस से क्यों गुरेज किया? उस तरफ आप क्यों नहीं गए? शुरू में मैंने कारोबार किया। अच्छा। शुरू में मैंने कारोबार किया शुरू में। उसके बाद जो है वो अपना कारोबार था, खानदानी कारोबार था। लिफाफे का कारोबार था। अच्छा। आज भी भाई लोग जो हैं, कजन जो हमारे हैं, वो लिफाफे का कारोबार करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरे जो दादा हैं, ग्रैंडफादर, जो इंतकाल कर गए, तो वो जब यहाँ आए थे तो उन्होंने लिफाफे का कारोबार शुरू किया था। और उस जमाने में कलकत्ता ऐसा डेवलप नहीं था। वो आराम से जो है वो किराए पर कमरे मिल जाया करते थे। तो लिफाफे का कारोबार उन्होंने शुरू किया। और उसी कारोबार में आज भी हमारे कजिन लगे हुए हैं। लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। मैं कुछ दिनों वहां पर कारोबार किया, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। उसके बाद मैं अपना कारोबार किया तो मुझे ये भी पसंद नहीं आया। फिर मुझे एक चांस मिला कि ठीक है, अखबार के लिए काम किया जाए। तो मैं अखबार के लिए काम करने लगा। अच्छा। अच्छा। जैसा बात है। जैन रामेश भाई आपको सलाम कह रहे हैं। शकील साहब जी को वाले बहुत मुबारक, हम सब उनकी सहाफती खिदमात के मोतरफ हैं। जी वाले मोहिद्दीन सलाम, बहुत जोर शुक्रिया। साहब, मोहिद्दीन जोर, कश्मीर से डॉक्टर मोहिद्दीन जोर आपको सलाम कह रहे हैं। तारिक चतारी भाई अलीगढ़ से देख रहे हैं, मसरूफ तरीन फिक्शन राइटर हैं, मगर देखिए आपके लिए उन्होंने वक्त निकाला है और अलीगढ़ से तारिक भाई देख रहे हैं। जी साहब। और मगर बुनियादी तौर पे आप शरीफ आदमी हैं, आपने कारोबार भी किया है। सहाफत की खारदार झाड़ियों में कैसे उलझ गए? ये दिलचस्पी थी। नदीम भाई, ये तनवीर भाई जो है ना, अखबार मस्जिद के जो वसीम साहब के जो बेटे हैं, हम्म। तनवीर भाई। एक मिनट। टिबला, अभी तो सफर शुरू हुआ है, अभी से आप पानी पी रहे हैं? जी। नहीं, वो बहुत मैंने बहुत बहुत दूर से आ रहे हैं, थक के आ रहे हैं। तो ऐसा है कि वो मेरे दोस्त हैं। अच्छा अच्छा। वसीम साहब के छोटे साहबजादे जो अभी दिल्ली में रहते हैं, हम्म। तनवीर साहब, तनवीरुल हक साहब, वो मेरे दोस्त हैं। या जी। तो उन्होंने मुझे फरमाइश की कि आप कुछ लिखिए, कुछ कीजिए अखबार नशर के लिए। हम्म। तो सबसे पहले मैंने अखबार नशर के लिए शौकिया जो है वो कॉलम लिखे। तो वो कॉलम जो है कई जो है वो अखबारात में छपे, लेकिन कहीं से कोई पैसा नहीं आया। तब उन्होंने कहा कि कुछ और लिखिए। तो मैंने डायरी लिखा। डायरी होती है ना वो लोगों के, कि आज ओसामा की डायरी और जॉर्ज बुश की डायरी। तो मैंने डायरी ली। डायरी जो है उनके लिए लिखा। और वो अखबार में छपा भी, करीब करीब 1 साल 2 साल छपा। उसके बाद मैंने उनको प्रपोज किया कि क्यों नहीं अखबार में हफ्तावारी कॉलम के हिसाब से एक मस्जिद के बारे में लिखा जाए, सिलसिलावार। जहाँ तो उसके बाद जो है वो मस्जिदों के बारे में लिखा गया। वो एक कॉलम था मेरा, जहां से गूंजती है सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये करीब करीब 2 साल तक मैंने लिखा मस्जिदों का तस्करा। हर हफ्ते जुमा के रोज ये छपता था अखबार मुश्रिक में। उसके बाद ऐसा हुआ कि अ, उसके बाद ऐसा हुआ कि हसन ताई साहब किसी वजह से आराम घर पर चले गए। तो उसके बाद जो है वो मुझसे कहा गया कि कुछ कीजिए। और उस जमाने में सहारा भी आया था। तो हम जो है वो इधर उधर झांक रहे थे जाने के लिए। तो नदीम भाई ने कहा कि ठीक है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप मशरिक में ही रह जाइए। तो उस दिन से ही मशरिक में रह गए। और उसके बाद जो है वो उन्होंने परमानेंट कर दिया। तो और अच्छी बात है, आज तक जुड़े हुए हैं। अच्छा, गुड। आमतौर पर ऐसा होता है कि जो लोग उर्दू अखबार में काम करते हैं वो कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहां जाते हैं। तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं शुरू से ही अखबार मशरिक में था और आज भी अखबार मशरिक में ही हूँ। गुड। सुफिया महमूद सलाम कह रही हैं, आई थिंक कोलकाता से। और जी।
फिरदौस जहाँ कह रही हैं कि दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है, तो हुजूर उर्दू के 200 साल पूरे हुए, तो हाल क्या है उर्दू सहाफत का, ये बताइए। उर्दू सहाफत का हाल जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। अच्छा। बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। हम्म। एक जमाना था जब कलकत्ता से 8-10 अखबारात निकला करते थे। हम्म। आज जो है वो सिर्फ दो ही निकलते हैं। अखबार मशरिक फुल स्टैंड है, और एक है अवामी न्यूज। और नए सबसे ये बड़ी बात ये है कि नए लोग नहीं आ रहे हैं। जो हम लोग हैं वो लास्ट है। मैंने एक किताब लिखना शुरू किया है, आखिरी सहाफी। तो वो किताब आएगी तो अच्छा। देखेंगे आप। तो हम लोग इंटरेस्टिंग। आखिरी हैं, और कोई नई नस्ल में और नए लोग नहीं आ रहे हैं इसमें। तो ये कहा जा सकता है कि वो माने, और उर्दू सहाफत जब मैंने प्रिंट मीडिया की बात है, तो हम्म। वो 10 से 20 साल के अंदर वो सिमट जाएगी बंगाल में। अल्लाह सलामत रखे। प्रिंट मीडिया की आप बात करें, लोग कहते हैं डिजिटल मीडिया ने प्रिंट मीडिया को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्या जी, कहेंगे? एक हद तक सही है। एक हद तक सही है कि लोग जो है वो अभी, आजकल के लोग जो है वो बहुत फास्ट है। वो अभी का अभी चाहिए उन्हें। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अखबार माने अखबारात में काम करते थे, तो उन्होंने क्या किया है कि जो है वो अब अपना खोल लिया है। इसमें तो कुछ होता नहीं है। अपना किया तो अपना सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए। तो ये आसानी है। जो नए लोग थे इसमें, तो उन्होंने अपना खोल लिया है, अपना जो है चैनल शुरू कर लिया है, तो इसमें आसानी है। नहीं तो जितना वो अपना जो, दिन भर। आप अपना कथा कलामी, आप अपना चैनल जो कह रहे हैं जिन लोगों ने किया है, वो तो सब शौकिया मामला है, नाम के लिए है, मगर उससे क्या घर चल सकता है वो? नहीं, वो खर्च पूरा हो जाता है। अच्छा। खर्च पूरा हो जाता है। हम्म। खर्च पूरा जितना कुछ मिलता है ना, जो नए लोगों को जितना कुछ मिलता है, तब उससे वो अपना कमा खा लेते हैं जी, ये चैनल सब के ऊपर। ये राज की बात है, ये अलग से हमें बताइएगा कि जरा खर्चा हम भी निकालें, खामा खाम से। अच्छा। जी। तो ठीक है। लोग क्या उर्दू के सहाफ़ी आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जदीद टेक्नोलॉजी से पूरी तरह हम आहंग हैं, ये भी बात। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जहां तक बात है, मसनूई जहान से बात है, तो अभी तक उर्दू वाले पीछे हैं। सहाफती पीछे है। हम लोग जो है टोटली जो है अभी हम लोग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो जराए हैं उसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो यहाँ अभी इतना अभी मुअस्सर नहीं है। कलकत्ते में इतनी मुअस्सर नहीं, दिल्ली विल्ली में तो मुअस्सर नहीं। मामलात बड़े तेजी से जा रहे हैं आगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से छुटकारा मुश्किल है। ये तो मक्तज़ाए वक्त की नहीं, कॉल ऑफ द डे है, इसको जरूर करना है। देखिए, जी, फिरदौस अजमत साहिबा प्रोफेसर आ, फरमा रही हैं, लेट 19th सेंचुरी सबसे ज्यादा उर्दू अखबार का सर्कुलेशन था। ये जान के अफसोस हुआ कि आपके हिसाब से 15-20 साल तक चलेगा ये मामला। जी जी, मोहतरमा, यही होगा। उसकी एक वजह ये भी है, मैं लुकमा बीच में नहीं देना चाह रहा था। इसमें सिर्फ अखबार छापने वालों का या सहाफ़ी का दोष या उनकी तसाहिली नहीं है। मेन जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी जाती है कि उर्दू के जो कारी, उर्दू के जो रीडर हैं, वो इंग्लिश अखबार तो ख़रीदते हैं मगर उर्दू के अखबार, उर्दू के रिसाले नहीं ख़रीदते। तो जब तक ये उर्दू के अखबार लोग नहीं खरीदेंगे, उर्दू का अखबार नहीं आएगा, नहीं चलेगा। और जहाँ तक है, बहुत से अखबार हैं, टैबलॉइड्स हैं जो कि इश्तहारात पे चलते हैं, यहाँ भी चलते हैं ऐसे अखबार। तो वो तो ला करके फ्री में ग्रोसरी स्टोर पे रख दिया जाता है और अखबार, मगर वैसे वो उस अखबार को भी लोग नहीं उठाते, कि जो फ्री का पर्चा है उसे भी जी, अगर आप नहीं उठा के ले जा रहे हैं घर। पहले ज़माने में ये था हमारे बचपन में कि अखबार कम से कम इसलिए भी आ जाता था कि रद्दी वाले को फिर बाद में बेच देंगे। समझे, वो बेचने का सिस्टम भी ख़त्म हो गया। यहाँ भी मसला है, रद्दी में आप अखबार बेच नहीं सकते, रद्दी जमा करके आपको गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ता है उसको फेंकने के लिए। यहाँ तो ये हाल है। अच्छा। समझे। तो जब तक हम कुछ खुद नहीं करेंगे तो मामला बड़ा संगीन है, क्योंकि उर्दू वाले खुद और और उर्दू एक के। बात और है, एक बात हम्म। और है जावेद साहब, कि अब तो खुद जो अखबार के जो मालिक है ना, वो हम्म। खुद अपना जो है वो डिजिटल प्रिंट भी निकाल रहे हैं साथ साथ। जैसे अखबार मशरिक है, तो हमारा प्रिंट भी निकलता है, और डिजिटल डिजिटल पर भी हमारा जरूरी है, अखबार निकलता है। यह जरूरी उसका है। पोर्टल भी है।
हम्म। तो जितने भी अखबारात हैं यहाँ कलकत्ता में या और भी दुनिया में है, वो सब जो है वो सुबह पर जो है वो आ जाते हैं, फेसबुक पर इस पर सब आ जाते हैं, तो सब लोग पढ़ लेते हैं। तो हम हम्म। तो खुद ही जो है वो डाइवर्ट हो रहा है। अब हम्म। प्रिंट मीडिया से पूरा जो है वो अब डिजिटल की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। अच्छा, तो उर्दू सहाफत का मुस्तकबिल फिर क्या है? उर्दू सहाफत का मुस्तकबिल, अगर हम प्रिंट मीडिया की बात करें, अगर हम प्रिंट मीडिया की बात करें, तो 15-20 साल में कलकत्ता में जो है वो सिमट सिमट जाएगी। और जहां तक सोशल मीडिया पर बात है तो ये चलेगी, हम्म। इस पे नए लोग आएंगे। अभी तो एक है कि अच्छा ये है ना कि फेसबुक और यूट्यूब वाले भी जो है वो कुछ उनके कुछ शरायत हैं, अगर वो उतने उसके फॉलोअर हो जाते हैं, उनके उतने वो कंट्रीब्यूटर हो जाते हैं, तो वो वहां से पैसा मिलना शुरू हो जाता है, शुरू तो हो ये जाए। अच्छी बात है। हाँ, हम्म। ये अच्छी बात है कि एक उम्मीद है और लोग इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। मेरे कई दोस्त हैं जिनको जो है वो पैसा वहां से मिलता है, हम्म। फेसबुक से पैसा मिलता है, यूट्यूब से मिलता है, तो ये अच्छी बात है। तो इसके लिए बहुत माने शुरू में जो है वो मेहनत लगती है, लेकिन बाद में वो एडजस्ट हो जाता है। आज वो हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, वो आज जो है वो लाखों कमा रहे हैं गुड। सोशल मीडिया पर। जी। तब नियाज अहमद भाई कलकत्ते से आपको याद कर रहे हैं, कह रहे हैं माशाल्लाह। और कुदसिया अंजुम साहिबा, हमारी करम फरमा भैया। दोस्त हैं। और इन दिनों टोरंटो में है, ये सहारनपुर की रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। आजकल माशाल्लाह टोरंटो में हैं और आपको सलाम कह रही हैं। और वालेकुम। खुर्शीद आलम भाई भी आपको सलाम कह रहे हैं। कहाँ से इन्होंने नहीं लिखा, दोस्तों ये जरूर बताइएगा कि आप आपका कहाँ सलाम। से देख रहे हैं। और इस तरह से हम बात, तो कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने, हम नशी, एक तीर मेरे एक चीज सीने पे मेरे मारा के हाय हाय। है। तो हुजूर वाला, आपने शहर निशात कोलकाता पर बहुत लिखा है मुनि साहब। जी, आप बहुत लिखे कलकत्ते की हैं। सैर कराते रहते हैं, तो क्या है जी कलकत्ता? जी। बताइए साहब, कलकत्ता हमारे कनेडियन दोस्तों को और सारी दुनिया को बताइए। कलकत्ता के बारे में लोगों का एक आम ख्याल ये है कि जॉर्ज चाणक्य ने इसकी बुनियाद रखी, हम्म। जबकि सच ऐसा नहीं है। जॉर्ज चाणक्य 1690 में उसने क्या किया था कि कलकत्ता के जो 3 गांव थे, कालीकता, गोविंदपुर, सोतनोती, वो तीनों गांव को जम कर दिया और एक अजीम कलकत्ता की बुनियाद रखी। लेकिन कलकत्ता की बुनियाद जॉब चाणक्य ने नहीं रखी, कलकत्ता बहुत पहले से था। हम ये देखते हैं कि एक राइटर है, बहुत पुराना राइटर है, उसका नाम है विप्रो दास। उन्होंने एक किताब लिखी थी 1495 में, तो उसमें कलकत्ता का जिक्र है। और उसमें किसी चांद नामी सौदागर का तस्करा है जो कालीकता से होते हुए कालीघाट मंदिर तक पहुंचा था। कालीकता। और दूसरी बात करें तो सत अकबर के वक्त में सरकार सतगांव का एक मौजे था, ये कलकत्ता था। मौजे माने वो 3-4 गांव बन के एक मौजे बनता है, वो पुराने पुराने जमाने में। और जो अकबर का जो फाइनेंस मिनिस्टर था राजा टोडरमल, तो उसके खाते में भी कलकत्ता का जिक्र है। और एक एक बड़ी बात यह है कि एक पुर्तगाली सयाह आया था यहाँ पर, टूरिस्ट आया था, उसका नाम था वैन डिन ब्रॉक। तो वो 1660 में उसने एक नक्शा बनाया था कलकत्ते का, तो उसमें कलकत्ता मौजूद है। तो ये बात हुई कि कलकत्ता जो है वो कलकत्ता की बुनियाद बहुत पहले से कलिकता यहाँ गांव मौजूद है, जो मुख्तलिफ ज़माने में, जैसे कि यहाँ पर जब मुसलमान आए उनकी ज़बान फारसी थी, तो कालिकता वो बोल नहीं सके, उनका तलफ़ुज़ जो है वो कलकत्ता निकला। फिर अंग्रेज आए तो उन्होंने कलकत्ता किया, ये है। और 2001 में जो है वो कलकत्ता को कोलकाता कर दिया गया है सरकारी तौर पर। दीदी ने कोलकाता कर दिया जी। हाँ, 2001 में, दीदी ने नहीं, वो लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट ने किया अच्छा, उन्होंने किया था। 2001 में। हम्म। जी जी। तो कलकत्ते की तफसीलात जो हैं, दोस्तों को अगर और ज़्यादा मालूम करना हो तो हमारे शकील अफरोज़ भाई फेसबुक पर भी बहुत एक्टिव हैं और बड़ी चीज़ें जी। लगाते रहते हैं। इनके यूट्यूब चैनल्स, जैसे मैंने बताया था कि व्लॉग्स भी हैं, और ये चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हुआ करती है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। और हमारे करम फरमा और पब्लिशर दोस्त मोहम्मद फैज़ान साहब, देखिए, आपके परस्तारों में है, और ये कश्मीर से आपको सलाम कर रहे हैं। कश्मीर में वालेकुम चिनाब, सलाम।
चिनार बुक फेस्टिवल चल रहा है। हमारी जी खुशबख्ती जी। है कि फैजान भाई तशरीफ लाए हैं, दुकानदारी थोड़ी जी सी बहुत छोड़ के इस वक्त, हालांकि उनके तो बहुत उनके शुक्रिया। बिजनेस का बहुत काम शुक्रिया, कारोबार है। नवाजिश नवाजिश। मगर हाँ, सुबह सुबह उन्होंने जी ये अच्छी खबर दी है कि मेरी भी किताबें बिक रही हैं। तो मुझे खुशी हुई, इसलिए इतनी तफसील से बता रहा हूँ कि चिनार बुक जी फेस्टिवल, बहुत। जो कश्मीर के दोस्त हैं, डॉक्टर मोहिद्दीन जोर साहब देख रहे थे, उनसे भी गुजारिश है कि चिनार में ज़रूर जाएं, और दोस्तों को भी वो करें कि सब देखा वो चिनार बुक फेस्टिवल से किताबें खरीदें। जावेद दानिश की भी किताब वहाँ मौजूद है, और बिल्कुल ताज़ा तरीन जो खबर कल उन्होंने दी है फैज़ान भाई ने, कि हमारी ये किताब जो कि सोलो ड्रामा है ईद लाशों के देश में, ये वीडियो इसका देख चुके हैं बहुत से साथी, ये भी किताबी शक्ल में आ चुकी है, और इसकी पहली कॉपी भी आज सुबह बिक चुकी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे अ, अ, अच्छा, एक बहुत पुराने दोस्त तैयब नुमानी साहब किसी वजह से गोशा नशीन हो गए थे, तो फिर तुलू आफ्ताब हुआ है उनका। और अच्छा अच्छा। तैयब नुमानी भाई बहुत कह रहे शुक्रिया। हैं, शकील अफरोज साहब अच्छे अफसाना निगार और सहाफ़ी हैं, मेरा इनसे सवाल है कि नई नस्ल उर्दू सहाफ़त, बिलखसूस उर्दू अखबारात की तरफ रोजगार के लिए क्यों नहीं आ रही? क्या मालिकान का इस्तेसाल भी है? मेरे ख्याल में तैयब भाई आप देर से आए, इसका जवाब दे चुके हैं तफसील से हमारे हम्म, शकील भाई। और ऐसे सवाल न करें कि प्रोग्राम के बाद मेरा और शकील भाई का जीना मुश्किल हो जाए, तो इसलिए इस तकल्लुफ के साथ सवाल किए जाएं। जी साहिला रशीद साहिबा माशाल्लाह देख रही हैं, प्रोफेसर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और आपको सलाम से याद कर रही हैं। हबीब मुर्शिद खान हमारे बड़े अच्छे करम फरमा सलाम सलाम। दोस्त हैं, वालेकुम सलाम। और कह रहे हैं कि आप दोनों हजरात की खिदमत पे सलाम। अब तो ठोंगा वालेकुम। बनाने का कारोबार बंद, इनको मुफ्त में देता है, फिर भी जो भी मजबूरी हो, हम को उर्दू अखबार और रसायल खरीदना जरूरी है। हाँ, ये भी बड़े जी मजे जी। की बात खुर्शीद हमारे हबीब मुर्शिद खान साहब ने बताया कि मुझे याद है बचपन में कि अखबारात रद्दी वाले को इसलिए बेचा जाता था कि वो ठोंगा कंपनी यानी लिफाफे वालों को अब जी जी भेज देते थे, जी। और वहाँ वो छोटे छोटे लिफाफे बन अब करके अब बिसाती की जी जी दुकान पर आ जाते थे। जी। तो वो सिलसिला बंद हुआ, और अब जो है प्लास्टिक ठोंगा बहुत कम मिलता है यहाँ पर। ठोंगा, जी हाँ। ठोंगा बहुत कम मिलता है, सब प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो बहुत कम हो गया। प्लास्टिक का रवाज हुआ है। ठोंगा जो है लफ्ज, ये प्योर कलकतिया है, बाहर के दोस्त दिया। हालांकि नहीं समझेंगे। ठोंगा से मुराद वही है लिफाफा, कागज का लिफाफा। जफर आलम भाई देख रहे हैं फरीदाबाद से, आपको याद कर रहे हैं। सैयद शोएब मोइन भाई भी कलकत्ते से देख रहे हैं, और आपको बहुत शुक्रिया। और वालेकुम सलाम। तो दोस्तों ज़रूर ये बताते रहें कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, और बीच बीच में अगर किसी का नाम छूट जाए तो माजरत, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं भी चश्मा लगाता हूँ। तो जी कोलकाता और नवाह के कब्रस्तानों के हाल-ए-ज़ार पर एक जी। दिलचस्प रुदात आपने लिखी है। ज़रा सा कब्रस्तानों को हमें याद रखना चाहिए। हदीस भी है कि साहब, दिन में एक बार अपने कब्र को या अपनी मौत को याद कर लिया करो। तो आपने मौत को याद करने के लिए कब्रिस्तान जाकर आप क्या कर रहे थे, ये बताइए। खिदिरपुर में मेरे एक दोस्त हैं जो कब्रिस्तान में मुलाजिम थे। तो उनके ही हिम्मत अफजाई से सबसे पहले मैंने एक छोटी सी किताब लिखी, वो रुदात पर, कब्रिस्तानों की रुदात, कलकत्ता व नवाह के कब्रिस्तानों की दिलचस्प रुदात। छोटी सी किताब है, किताबचा कह लीजिए। तो उसके बाद मुझे शौक बढ़ा। तो मैंने कहा कि नहीं, इसका रिकॉर्ड मिलना चाहिए। तो मैं कलकत्ता कारपोरेशन गया। तो वहां से मैंने रिकॉर्ड मांगा कि भाई यहाँ पर जो तीन बड़े कब्रिस्तान है यहाँ पर कलकत्ता में, बागमारी है, गोबरा है कब्रिस्तान है, सुलाना कब्रिस्तान है, तो इसकी हिस्ट्री मुझे दीजिए। कारपोरेशन वालों ने कहा कि इसकी हिस्ट्री मेरे पास में नहीं है। तब इधर उधर से तलाश करके तो मुझे हैदर भाई ने एक तफसील दी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब क्रिश्चियन बेरियल बोर्ड बनाया 1887 में, तो कलकत्ता के मुसलमानों ने फरमाइश की कि मोहम्मदन बेरियल बोर्ड भी होना चाहिए। तो 1887 में अंग्रेजों ने एक कमेटी बनाई जिसका काम था कब्रिस्तान का सर्वे करने के लिए कलकत्ता में। तो इस कमेटी ने एक साल सर्वे का काम किया।
एक साल। तो 1887 में से 1888 तक एक साल पूरे कब्रिस्तान का कलकत्ता में, उस जमाने में कलकत्ता जो था वो तीन हिस्सों पर था, पोर्ट, फोर्ट और टाउन, तीन हिस्सों पर मुश्तमिल था उस जमाने में कलकत्ता। तो इस कमेटी ने एक साल पूरा कब्रिस्तानों का सर्वे किया, और उसके बाद जब वो रिपोर्ट दी, उसी रिपोर्ट के अनुसार पर इसको असेंबली में जो उस जमाने में पेश किया गया, और एक लॉ बना, मोहम्मदन बेरियल एक्ट बना। तो यहाँ से कहानी शुरू हुई। तो मुझे जो है वो इसके कब्रिस्तानों की पूरी तफसील जो है वो उस रिपोर्ट में मिल गई। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि देखा कि जब कलकत्ता के कब्रिस्तानों का जो है वो रिकॉर्ड मेरे पास में है, तो हमारे जो आस पास जो है, जगद्दल है, कमरहट्टी है, आसनसोल है, तो इसके कब्रिस्तानों पर क्यों नहीं काम किया जाए। तो मैंने कब्रिस्तानों पर काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल लगाए मैंने ओह, कब्रिस्तान पर काम करने के लिए। 9 साल। 9 साल बाद जो है वो कब्रिस्तान की किताब आई, जो बहुत मकबूल हुई, और उसको उर्दू एकेडमी ने इनाम भी दिया। अल्लाह के बंदे, इनाम को छोड़िए, इसको आप पीएचडी के लिए जमा करते तो डॉक्टर शकील अफरोज होते। 9 साल बहुत होते हैं, तो वो इसको आपने वो पीएचडी पीएचडी का के लिए थ्योरी। एक, जावेद भाई, पीएचडी भी एक जो है बहुत दिलचस्प जो है वो एक स्टोरी है, जो हम यहाँ पर आपको बता नहीं सकते हैं। बहुत बहुत। नहीं, ये बहुत, अभी भी मैं आपको कहूंगा कि इसको आप कलकत्ता नहीं हो तो इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से मिल करके ये कब्रस्तानों के हाल पे जो मामला, ये पीएचडी होनी चाहिए, इसके इसके बारे में और काम कीजिए, तो बहुत दिलचस्प चीज़ है। आज तक मेरे ख्याल में किसी ने ये नहीं किया नहीं इंडिया नहीं, में। 1887 से, हम्म। 1887 से आज तक कोई किताब इसकी नहीं है। बांग्ला में भी नहीं है, अंग्रेजी में भी नहीं है, और उर्दू में सिर्फ मेरी किताब है। देखिए, अलीगढ़ से डॉक्टर मोइज शम्स साहब आपको सलाम कह रहे हैं अलीगढ़ से, और वालेकुम कह रहे अस्सलाम हैं बहुत रहमतुल्लाह। दिलचस्प बातें हो रही हैं। और अब्दुल मोइज शम्स कह रहे हैं अलीगढ़ में मौजूद मिंटोई पर एक मजमून मैं भी लिख रहा हूँ। मिंटोई जो है अलीगढ़ का यूनिवर्सिटी का कब्रिस्तान है। और जी। तो जब हम लोग अलीगढ़ में पढ़ रहे थे तो ये ख्याल था कि अगर गुजरे तो मिंटोई में जाएंगे, मगर फिर अच्छा, एक एक कि बात, नहीं। हाँ। इस कब्रिस्तान की किताब की रस्म इजरा जो है वो मनाल शाह मरहूम मनाल शाह अल कादरी ने की थी, हम्म, जो मौलवी बंगाल उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन थे। जमाने में तो जी। उन्होंने उस दिन जो है वो अपनी तकरीर में ये बात कही थी कि मैंने अपने शागिर्दों को पीएचडी करने के लिए कहा था कब्रिस्तान पर, सिवाय एक दो कब्रिस्तान पर उन्होंने लिखा, और उसके बाद हमारे शागिर्दों ने लिखकर कह दिया कि हमसे और कब्रिस्तान पर पीएचडी का काम नहीं होगा, ये बहुत टफ काम है। ये बात उन्होंने कही थी, हो सकता है मनाल रात शाह को कादरी ख्वाब ने। आते हों घर डरावने जी ख्वाब रात को आते हैं। अच्छा साहब, अ, हमारे विजय गंभीर भाई हमारे टोरंटो के दोस्त हैं, और मेरे ख्याल में लंदन ओंटारियो से देख रहे हैं, और कह रहे हैं कि बहुत खूब। और तैयब नुमानी भाई बता रहे हैं कि ठोंगा जबान जो है, ये बंगला जबान का लफ्ज है, ये लिफाफा को ठोंगा कहते हैं। और गालिब कलकत्ते में इसके 3 एडिशन आ चुके हैं आपके, यानी इससे शोहरत भी बड़ी हुई और कमाई भी बड़ी हुई होगी, तो इसके बारे में बताएं। पहले कमाई के बारे में बताएं। कमाई के बारे में है, क्या बताएं आपको। गालिब कलकत्ता में एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, लेकिन बात यह है कि जिन लोगों ने भी किताबें लिखी हैं इस पर, तो वो जो है वो दिल्ली में बैठ के लिखी हैं। हम्म, बहुत तो अच्छी मैंने ये बात सोचा कि, हाँ, तो मैंने ये सोचा कि कलकत्ता, गालिब कलकत्ता आए थे, और आज तक जो है वो है। कलकत्ते वालों ने तफसीली तौर नहीं पर कलकत्ता वालों ने इस पर टच नहीं किया है। एक किताब है, और किताब मिलती है, रिपोर्ट अपने वो छोटे छोटे किताब मिलती है। ये किताब जो है वो शहनाज नबी की भी एक किताब है, और इस पर जो है वो अकील भाई का भी काम है। लेकिन जो है वो इस पर जो है वो किताब नहीं थी, तो मैंने किताब लिखा, और उस जमाने का कलकत्ता को उसमें उजागर किया है। वाह। ये है। मैंने गालिब पर दो किताब लिखी है। एक है गालिब कलकत्ता में, ये जब गालिब आए थे तो उस जमाने का कलकत्ता था। और उसके बाद जब मुझे ये मालूम हुआ कि ये गालिब के दौरे कलकत्ता जो है वो बीए में, एमए में सिलेबस में शामिल हो गया है, तो मैंने ये सोचा कि ये जो है वो पूरा डॉक्यूमेंट है, गालिब का सफर कलकत्ता जो है पूरा डॉक्यूमेंट है। तो बच्चों को पढ़ने में बहुत दुश्वारी होगी, तो क्यों नहीं इसको फिक्शन में बदल दिया जाए, गुड। कुछ इसमें डेकोरेशन हो जाए, फिक्शन में बदल दिया जाए, तो क्या होगा कि बच्चे पढ़ेंगे। तो मैंने जब 2019 में जब लॉकडाउन हुआ,
तो ये मेरे लिए बहुत मुनासिब मौका था। वाह। नदीम भाई ने कह दिया कि ऑफिस आने की जरूरत नहीं है आपको, आप जो होगा आप खबर जो है वो आप घर से इससे आप मोबाइल से भेज दिएगा। तो हम देखें क्या करें, लॉकडाउन में बैठे क्या करें हम। एक लंबा वक्त है और जो है हम लोग जो है वो लिखने पढ़ने वाले हैं। अगर हम लोग नहीं लिखेंगे तो हम लोग तो मर जाएंगे। बहुत अच्छा। तो मैंने उस लॉकडाउन का इस्तेमाल किया और एक साल 2019 से मैंने शुरू किया, 2020 में मैंने उस नॉवेल को मुकम्मल किया और उसको 4 साल एडिट किया। वाह। तो वो जो है वो मैंने एक नॉवेल लिखा है, उसका नाम है तमाशा अहले करम। माशाअल्लाह करम। उसका नाम पहले मैंने रखा था गालिबुन, लेकिन फेसी निजात साहब के कहने पर मैंने उसका नाम बदल दिया, तमाशाए अहले करम रखा। और ये किताब जो है वो, इस किताब पर जो है अभी 2025 में उर्दू एकेडमी ने मौलवी अब्दुल हक अवार्ड भी दिया है गुड। किताब में। और गालिब का सफर कलकत्ता पर अगर हम बात करें, आप हमको 2 मिनट दें तो मैं बात करूं कि बताएं। गालिब का सफर कलकत्ता जो है वो एक फिल्मी हिस्ट्री हिस्टोरी की तरह है, फिल्मी स्टोरी है। कि गालिब आए, गालिब का खानदान जो है वो समरकंद से हिंदुस्तान आया। गालिब के जो दादा थे फौकान बेग आए थे, तो वो अपने वालिद से किसी बात पर नाराज होकर हिंदुस्तान आए थे। हम्म। और उस वक्त का जो हिंदुस्तान था वो प्रिंसली स्टेट बहुत ज्यादा यहाँ पर थी। राजे रजवाड़े, शहजादे, नवाबों के जो है वो रियासतें थी। तो यहाँ जो है वो मुलाजमत जो है वो फौजी में जो है वो फौज में जो है वो मुलाजमत आसानी से मिल जाती थी। हम्म। तो गालिब का जो दादा थे फौकान बेग, वो यहाँ आए। तो यहाँ इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर मुलाजमत की। उसके बाद जो है गालिब के जो वालिद साहब जो है वो, फौकान बेग के बाद जो है वो नंबर आता है उनके गालिब के वालिद साहब मिर्जा अब्दुल्ला और नसरुल्ला साहब, उनके गालिब के चचा, ये भी फौज में मुलाजिम हुए। तो इनके वालिद साहब जो थे, गालिब के वालिद साहब जो थे, अब्दुल्ला साहब जो थे, वो राजगढ़ के मुकाम पर एक लड़ाई में शहीद हो गए थे। और गालिब के जो चचा थे नसरुल्ला, तो उन पर इनकी जिम्मेदारी आ गई देखने के लिए, नसरुल्ला साहब पर। तो उस जमाने में वो आगरा की कमिश्नरी थी उस जमाने में। उस जमाने में वो आगरा के सूबेदार थे जब वो अंग्रेज वहां नहीं आए थे। जब अंग्रेज आ गए तो सूबेदारी को उन्होंने कमिश्नरी में बदल दिया। तो मिर्जा जो है वो नसरुल्ला साहब ने अंग्रेजों की अताअत कबूल की और इन्हें जो है वो 2 गांव जो है वो जागीर में मिला। लेकिन इत्तेफाक हुआ कि वो जो है इनके चचा जो है वो असदुल्ला खान साहब जो है वो हाथी से गिरकर जख्मी हो गए, उनके पैर की हड्डी टूट गई। तो अंग्रेजों ने गालिब के खानदान के लिए पेंशन मुकर्रर किया था। लॉर्ड लेक ने एक खत लिखा था, एक ऑर्डर जारी किया था 1806 में। ऑर्डर जारी किया था कि गालिब के खानदान को 10,000 की पेंशन मिलेगी सालाना। उस जमाने में 10,000 की रकम जो है सालाना बहुत हुआ करती थी। और इसका जिम्मेदार बनाया किसको? नवाब अहमद बख्श खान को जिम्मेदार बनाया। नवाब अहमद बख्श भी जो है वो अंग्रेजों का तरफदार था, अंग्रेजों की हिमायती था और वो भी आला जो है वो जनरल था। उसने क्या किया है ना, नवाब अहमद बख्श साहब ने क्या किया कि लॉर्ड लेक का जो असली ऑर्डर था उसको जो है वो निकाल कर फाइल से 5,000 कर दिया। माने पेंशन की रकम जो थे 10,000 थी, उसको ये नवाब अहमद बख्श ने 5,000 कर दिया। जी जी। जब ये माने एक धोखाबाजी हुई, तो जब गालिब बड़े जब जब ये सब हो रहा था, नवाब अहमद बख्श साहब ने जब ये काम किया, तो गालिब की उम्र उस वक्त थी 9 बरस और मिर्जा यूसुफ यानी गालिब के भाई की उम्र थी 7 बरस। तो जब तो इन्हें कुछ मालूम नहीं था। तो गालिब के जो नाना थे वो बहुत अमीर अमीर थे और गालिब के जो वालिद साहब थे वो घर दमादू थे। ठीक है। तो किसी तरह चलता रहा। जब गालिब जब जवान हुए तो उन्होंने नवाब अहमद बख्श को पकड़ा कि भाई, मेरा जो है वो मेरी जो पेंशन मिल रही है वो तो 10,000 है, तुमने 5,000 क्यों कर दिया? और उसमें उन्होंने क्या किया कि गालिब के लिए और गालिब के भाई के लिए पेंशन रखी थी 1,500, और गालिब की वालदा के लिए और गालिब के फूफू के लिए पेंशन रखी थी 1,500,
और उसमें एक मुलाजिम था वो, ख्वाजा हाजी, उसको उसमें शामिल कर दिया था। और उसको जो है वो पेंशन मिली थी 2,000। माने गालिब को और गालिब के भाई को 1,500, और गालिब की दादी को 1,500, और पप्पू को भी उसी में 1,500 में। तो गालिब ने ये बराबर उनसे फरमाइश की, गुजारिश, शिकायत की कि आप 10,000 की रकम हमें दिया जाए। तो जब गालिब ने रिकॉर्ड खंगाला दिल्ली में, तो वो रिकॉर्ड नहीं मिला। रिकॉर्ड यही मिला कि 5,000 की ही रकम है। तो गालिब को ये लगा कि कलकत्ता जो है वो हेड क्वार्टर है, तो क्यों नहीं कलकत्ता आ जाए। तो गालिब जो है वो, मिर्जा गालिब जो है वो कलकत्ता आ गए। लेकिन गालिब की बदनसीबी ये रही, यहाँ आकर उन्हें पता चला कि ये रकम जो है वो, ये ये जो डॉक्यूमेंट है, उन्होंने टेक्निकल गलती की थी गालिब ने, कि गालिब को, चूंकि गालिब दिल्ली के थे, इसलिए गालिब को पहले अप्लाई करना चाहिए था दिल्ली में। वो डायरेक्ट कलकत्ता उनको नहीं आना चाहिए था। इसलिए इसलिए मिर्जा गालिब का ये सफर जो है वो नाकाम हुआ। और फिर जो है यहाँ से गालिब को मायूसी के साथ लौट जाना पड़ा। लेकिन गालिब का सफर कलकत्ता जो है कई एतबार से यादगार है। यादगार। हम्म। यहाँ वो जब दिल्ली से आए थे यहाँ पर, रास्ते में आए थे, तो उन्होंने पहले जो है वो लखनऊ में क्याम किया। और ये इत्तफाकिया, माने उस जमाने में जो दिल्ली का जो रेजिडेंट था, उसका नाम था चार्ल्स मेटकाफ। तो गालिब ये सोचे, और उस जमाने में वो कानपुर में, ये कानपुर में जो है वो एक जनरल थे, जनरल अमस्ट, वो आने वाले थे। तो गालिब ने सोचा कि हम चले जाएंगे कानपुर, तो रास्ते में आपका जो हमारे 40 मिनट काफ है, उनसे जो है वो मैंने पूरी शिकायत करेंगे नवाब अहमद बख्श साहब की कि मेरे पेंशन का ये मामला है, इससे सरकार बदनाम हो रही है। लेकिन ये मौका नहीं आया। इत्तेफाक की बात है कि जब गालिब कानपुर गए, तो वो बीमार पड़ गए। तो वहां से वो लखनऊ चले गए। एक लंबा वाकया है। बीच में उनका भी, सगीर अफराहीम का एक बहुत बड़ा काम है। गोंडा में भी रहे गालिब, और ये अच्छा साहब, ये इसकी ज़्यादा तफसील बांदा में में। नहीं जा सकते। बहुत सारे दोस्त बहुत सारा सवाल करना चाह रहे हैं, मगर दोस्तों आज मामला बड़ा टाइट है। अच्छा, आबिद मोईज़ साहब किबला पहली बार हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। बहुत बड़े स्कॉलर हैं। आपकी खुशबख्ती है कि आबिद मोईज़ साहब प्रोग्राम देख रहे हैं, कह रहे हैं बहुत दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है। और डॉक्टर साबिर रज़ा रहबर आपके हम निवाला हैं, जर्नलिस्ट हैं ये भी। और साबिर भाई देख रहे हैं पटना से, और सलाम कह रहे हैं बहुत ही लाजवाब गुफ्तगू हो रही है। और वालेकुम सलाम। जनाब महमूद अहमद कह रहे हैं ये बंगाली 100 साल पीछे भी जीते हैं और 100 साल आगे भी। महमूद भाई जी जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और एन ताबिश किबला भी देख रहे हैं गया से। मोहम्मद असगर साहब देख रहे हैं, माशाल्लाह गालिब के मुतालिक अहम मालूमात हासिल हुई, बहुत बहुत मुबारक। और जनाब मेहर अफरोज साहिबा आपको सलाम कह रही हैं, आदाब कह रही हैं। ताबिश भाई, एन ताबिश भाई भी सलाम कह रहे हैं। साद हाशिम हमारे बहुत अच्छे करम फरमा दोस्त हैं और जी। मेहमान दोस्त हैं, और ये आपको सलाम कह रहे हैं लंदन इंग्लैंड से। और वालेकुम जनाब सलाम। निगार अजीम साहिबा भी मसरूफ़ तरीन हैं, बहुत दिन के बाद हमारे जी मदरसे में आई हैं। और जी। निगार बाजी भी आपको सलाम कह रही हैं। और वालेकुम जनाब सलाम। डॉक्टर सैयद खालिद मिराज साहब कह रहे हैं कि जी जी। माशाल्लाह बहुत उम्दा गुफ्तगू हो रही है, मगर मिराज भाई ने ये नहीं बताया कि ये कहाँ से देख रहे हैं। तो दोस्तों ये ज़रूर बताया करें, मेहमान को खुशी होती है कि साहब, मुझे तो खुशी है कि आप आ गए, मगर ज़रा मेहमान की खुशी का भी ख्याल रखें। और कोलकाता से हमारे पुराने देरीना दोस्त मोहम्मद हाशिम भाई भी आ गए और आपको सलाम कह रहे हैं। तो वालेकुम सलाम। आपने ये नहीं बताया कि साहब ये इतनी जो कारीगरी हुई, तो इसमें तमाम अवार्ड के साथ साथ वो इनाम की थैली कितने की थी? 15,000 रुपये। अच्छा, नहीं ये तो यार 15,000 रुपये तो बहुत कम है। तो चलिए, एक एक किताब और भी है। ये बताइए, महल्ले की मस्जिद में आपको जुमा पढ़ने में कोई कबाहत नहीं होती? यानी लोग भाग टोकते नहीं आपको? ये तज़किरा मसाजिद क्या है, इसके बारे में बताइए, क्योंकि वक्त बहुत कम। जी।
तस्करे मसाजिद जो है वो कलकत्ता और आसपास की मस्जिदों का वो की पूरी तारीख उसमें है। अच्छा। और इसमें जो है ये किताब है, तस्करे मसाजिद की एक किताब है, उसका नाम है अल्लाह का घर। ये अखबार मशरिक में जब मस्जिदों का हाँ, पूरा जो है वो मुसलसल जो है वो शाये हुआ था हर हफ्ता, जो इस उन्वान के तहत, जहां से गूंजती है सदा ला इलाहा इल्लल्लाह, हर हफ्ता। तो करीब करीब 3-4 साल तक ये चला था कॉलम। उसके बाद मैंने उसको किताबी शक्ल में शाये किया था। ये उसी में करीब करीब 100-150, माने कम से कम 100 मस्जिदों का उसमें सर्वे है, उसकी तारीख है। तो और अभी भी 100 पड़े हुए हैं, तो उसको अभी भी एक किताब आ सकती है जो मेरे पास में मौजूद है उसके बारे में। नहीं, तो ये मसाजिद की हिस्ट्री है, क्या है ये? हिस्ट्री, हिस्ट्री है ये। मस्जिद की हिस्ट्री है कि कौन बनाया, मस्जिद किसने किसने क्या बनाई, किया। बनाई, हाँ, कैसे मस्जिद बनी, जमीन किसकी थी, ये पूरी हिस्ट्री है ये। हम्म। मैं मॉरिशस गया था, ड्रामा वर्कशॉप करने के लिए मुझे बुलाया गया था। वहाँ खातून एक मिली, पता चला कि उनके दादा हुजूर ने कोलकाता की जो नाखुदा मस्जिद है वो बनवाई थी। जी। मुझे था। तो शुगर हाँ, मिल वाले लोग थे, उन लोगों ने इसका वो काम किया था। तो हाँ, इस लिहाज से हमारी रिश्तेदारी उनसे निकल आई। तो उन्होंने एक स्पेशल डिनर पे बुलाया था, इसलिए कि मैं कलकत्ते का भी हूँ। तो हमने कहा कि भाई हाँ। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। तो उर्दू के अक्सर सहाफ़ी मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म का कोर्स नहीं करते हैं। आपने डिप्लोमा भी किया और अमली सहाफ़त किताब भी मरतब की। जी, जी, ते जमा साल सहाफ़ियों का कुछ भला हुआ? जी, बहुत भला हुआ, बहुत अच्छा। भला हुआ। हम्म। जब हम क्लास किए, 1 साल का कोर्स था, मन्नू से किए थे मैंने। तो हम ये देखें, जो किताबें मुझे मिली वहां सर, वहां से मन्नू से जो किताबें आई, वो पतली पतली किताबें थी। कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे की जाती है, एक कॉलमी कैसे की जाती है, 2 कॉलमी कैसे खबर बनाई जाती है, सुर्खी कैसे लगाई जाती है। ये बहुत पतली किताब थी। बहुत बेसिक। तो हम ये देखें तो हम ये देखें कि इसमें तो कुछ है ही नहीं मवाद। बच्चा पढ़ेगा क्या, बच्चा सीखेगा कैसे? हम्म। नए लोग जो हमारे आएंगे, तो कैसे सीखेंगे? एक तो जो है हमारे के यहाँ क्या होता है कि लोग जानते नहीं है, इतफाकिया तौर पर आ जाते हैं अखबार में काम करने के लिए। हम्म। तो हम ये देखें कि क्यों नहीं इस पर एक किताब लिखी जाए। उससे क्या फायदा होगा कि आने वाली नस्ल, जो लोग इस सहाफत में आना चाहेंगे, उस सहाफत से उन्हें मदद मिलेगी। वो एक बेसिक किताब है, बुनियादी किताब है कि आप एक कॉलमी न्यूज कैसे बनाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे करेंगे, आप फीचर कैसे लिखेंगे, स्टोरी कैसे बनाएंगे। हमारे यहाँ एक खबर तो रोज नहीं होती है, तो हमारे यहाँ एक स्टोरी लिखनी पड़ती है। स्टोरी क्या है कि कोई भी एक, जैसे कि मान लीजिए कि विक्टोरिया मेमोरियल है, तो उस पर आपको कुछ निगाह पड़ी, तो उसके बारे में आपने एक स्टोरी की और 5-6 लोगों से राय ली, तो वो हम लोग अपनी जुबान में इसको स्टोरी बोलते हैं। तो ये पूरी तफसीर है उसमें, है कि आप किस तरह सहाफत करेंगे। इससे क्या हुआ कि अभी जो है वो अभी एक सिलेबस में शामिल है सहाफत, बीए में। तो बच्चियां क्या कर रही हैं, तो वो उस किताब को फॉलो करती हैं। तो इससे बहुत मदद मिली और कई लोगों ने इसे सीखा। नहीं आज तो ये हमारे सामने वो कोर्स इकरार करते कोर्स में हैं नहीं डाली गई कि ये हाँ, कि किताब? हमने हमने इस किताब पढ़ के हम बहुत सीखे हैं इससे। नहीं तो मैं- कम्युनिकेशन के कोर्स में ये किताब नहीं लगी? नहीं, कोर्स में किताब नहीं लगी। हम्म। हम्म। वो किताबें मिसाल दी हुई है। अच्छा। जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो कैसे की जाती है, उसकी मिसाल है, मैंने अपनी रिपोर्टिंग पेश की है। ये मोटी किताब है, ये सबसे सबसे माने लंबी चौड़ी किताब है और सबसे ज्यादा लागत वाली किताब है। करीब करीब इस पर जो है मुझे 1.5 लाख रुपया खर्च हुआ था, हम्म। हमारी सहाफत पर। हम्म। मैं अफरोज साहिबा करी, बहुत दुआएं, बहुत अच्छी रहनुमाई हो रही है। यानी ये जो आप बातें बहुत बता रहे शुक्रिया, हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया। मगर ये भी बताइए कि तमाशाए अहले करम बहुत अच्छा नॉवेल है, हमने पढ़ा है उसे। तो उसका तर्जुमा इंग्लिश में, बंगला में, हिंदी में, ये किस जबान में आपने नहीं करवाया या नहीं सोचा? क्यों नहीं सोचा? जी, 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 बहुत शुक्रिया आपका। बंगला में दिए मेरे एक आदमी को, ठीक है। तो रोजाना टाल मटोल, करीब करीब 6 महीना हो गया। और हिंदी का भी यही हाल है, हिंदी वाले का, कि रोजाना उनको मैंने फोन किया जाता है, उनको याद दिलाई जाती है कि भाई कर दीजिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। ये मेरी मैंने समझिए कि ये है कि हम हिंदी जानते नहीं हैं और हम बंगला जानते नहीं है, लेकिन दिया हुआ है, उन्होंने वादा किया है कि हम इसका तर्जुमा कर देंगे शकील भाई। तो जब भी तर्जुमा आएगा इसका, तो इंशाल्लाह वो उसकी रस्म जरा हम दिल्ली में जाकर करेंगे। गुड। हिंदी वाले, हिंदी वाले। जी। अच्छा था।
तो इनाम और एजाज़ात भी खासे हैं आपके निगार खाने में, मगर दिल से करीब कौन सा अवार्ड? नॉवेल पर। नॉवेल अभी पर? जो हाल में लिखा है नॉवेल पर लिखा है। उस पे जो है वो अवार्ड आपको दिल के करीब, बहुत अच्छा है मुझे साहब। तो आपने पिछले नॉवेलों को और पिछली किताब के इनामात को तो हमने माफ़ किया, मगर ये जो नया मामला आपने मुझसे भी पढ़वाया था वो पढ़ा है हमने। तो आइंदा जब आपका भाई फैसला होगा तो ख्याल रखिएगा कि जावेद दानिश को चाय भी पिलानी है साहब। तो बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल। ये भी है कि ये सारे इनामात कागजी हैं या इससे घर वालों को डिनर पर भी आप ले जाते हैं? नहीं, कागजी नहीं है वो। मेरी बेटी है, उसका नाम यशवी कायनात है, वो जो है सर्विस करती है। माशाल्लाह, तो क्या कर रही हैं वो? जैसे जी। बेटी ने किया क्या है और क्या कर रही हैं? मैं तो जानता हूँ, दोस्तों को बताएं। मेरी बेटी ने डेटा साइंटिस्ट है। वाह, उसने उसने मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स से वो डेटा साइंस किया है। बहुत वो अच्छी। अच्छा, उसको अच्छा जॉब लगा हुआ है। तो जब कभी मुझे अवार्ड मिलता है तो पहले बेटी का फोन चला आता है कि अब्बू मेरे लिए इतना रख दीजिए। अच्छा, गुड, उसका हक बनता है। और उसके बाद भी हम लोग उस पर डिनर वगैरह में जाते हैं। अच्छा ये है। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह मुबारक करे। सना वकार साहिबा ठीक देख रही, कह रही माशाल्लाह, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। निगार अजीम कह रहे हैं वाह वाह, दिल्ली में प्रोग्राम हो तो जरूर बताइएगा। चिली साहब, एक जी। मिठाई खाने वाला और ठीक। तैयार। तो आप जब भी दिल्ली मैं के प्रोग्राम के लिए, हाँ, तो निगार मैं अजीम जरूर मैं बता। मैं उनसे वादा करता हूँ कि इसका जो हिंदी एडिशन आएगा, गालिब के दौरे ये तमाशा है करम का, जो गालिब के दौरा कलकत्ता पर मबनी है, तो इसका हिंदी एडिशन जो है वो इसकी इसकी रस्म जो है वो दिल्ली में ही होगी। बहुत गुड। गालिब की आपने इतनी बात की तो एक न्यूज़ पुरानी मैं भी बता दूं कि साहब, गालिब इन कलकत्ता के नाम पे एक ड्रामा मैं भी लिख चुका हूं। लिख रहा हूं नहीं, लिख चुका हूं। तो मुझे जी स्पॉन्सर बिल्कुल। की तलाश है, कोई अच्छा स्पॉन्सर हो। वो कागजी इनामात से अब दिल नहीं बहलता, बहुत उम्र हुई। तो एक अच्छे सेहतमंद स्पॉन्सर की जरूरत है। तो उसके बाद मैं कलकत्ता आकर के वो ड्रामा पेश करूंगा। हाशिम मोहम्मद कह रहे हैं हमारे शहर कोलकाता में उर्दू सहाफत का मेयार बिलाशबा भारत के अ, भारत के पस्तरीन में गिने जाने के लायक है। इसकी तलाफी किस तरह मुमकिन हो या हो पाएगी? चलिए साहब, मोहम्मद हाशिम भी पुराने जर्नलिस्ट हैं, बताइए उनको कि ये तलाफी मुमकिन है या कैसे होगी? तलाफी तलाफी जो है वो मुमकिन है, बशर्त पढ़ने वाला के हो। लोग आए। हमारे के यहाँ बदनसीबी ये है कि पढ़ने वाले नहीं हैं, कारी नहीं है हमारे के यहाँ। हम लिखें तो किसके लिए लिखें, ये सारी बातें हैं। हम्म। और ये हमारा काम है, ये हमारा काम है कि हम जो है वो अपनी अपनी रिपोर्ट को कितना म्यारी बनाते हैं, बना सकते हैं, इसके लिए हमें मुतालिब की जरूरत है। तो ये मुझ पर है कि बिल्कुल। हम उसके कितना मुझको डेवलप कर सकते हैं, कितना और उसको म्यार उसका ऊंचा कर सकते हैं। ये तो रिपोर्टर का हुनर है। अब वो हर दौर में होता रहा है। अब मैं आपको एक बताऊं, दिलचस्प बात बताऊं मैं आपको कि येलो जर्नलिज्म, जर्द सहाफत की शुरुआत कब से हुई। जामे जहां नुमा कलकत्ता का पहला अखबार था। जब गालिब आए तो उस वक्त था, और गालिब के खिलाफ उसने खबरें छापी। जी जी। तो सबसे पहले जो जर्द सहाफत की शुरुआत हुई वो जामे जहां नुमा ने की। जब हमने कोर्स किया था तो हमारे टीचरों ने बताया मुझे कि हमेशा अगर कोई किसी को चोर कह रहा है, अगर किसी को कोई चोर कर रहा है, तो हमारा काम यह है कि हम उससे भी पूछेंगे कि भाई आपको फलाना आदमी चोर कर रहा है। यही सहाफत है। किसी को कोई चोर कर रहा है तो हम लिखेंगे आपने फलाना ने फलाना को चोर कहा है, और मेरा फर्ज है कि जिसको चोर कहा गया है उसका भी बयान लेंगे कि भाई आपको फलाने चोर कहा है, आपकी क्या राय है। लेकिन जामे जहानुमा ने ऐसा नहीं किया। जामे जहानुमा ने गालिब के खिलाफ खबरें छापी। उनसे उनकी जो पेंशन के ताल्लुक से जो खबरें थी, जो दिल्ली से डायरेक्ट आती थी, वो उन्होंने छापी। और गालिब ने करीब करीब जो है वो उस माने एडिटर के नाम खत लिखा कि भाई आप ऐसा ना करें। बहुत उन्होंने आजीजी की कि मैं तो परदेसी हूँ, आप ऐसा ना करें। आइंदा खबरें जो भी दिल्ली से आए वो मुझसे तस्दीक कर लिया करें।
लेकिन वाह जामे जहां वाला वो माना नहीं। तो ये जर्द सहाफत की इब्तिदा जामे जहानुमा से ही हुई है, वाह। उर्दू में है। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही जबरदस्त। दोस्तों, हमारा वक्त और एक बताएं। हाँ, एक बात और मुझे मैं बता दूं आपको कि हम्म। नॉवेल के ताल्लुक से इतनी तो बात बताने का मौका नहीं है कि मैंने गालिब के ताल्लुक से पढ़ रखा था कि उनकी एक महबूबा थी डोमनी, हम्म। दिल्ली की थी। हम्म। डोमनी बहुत मशहूर उनकी महबूबा है। और कैरेक्टर है। गालिब तो दिल फेंक आशिक थे। अच्छा, गालिब की ये खूबी थी कि दिल फेंक आशिक थे। वो बनारस गए, रास्ते में जब बनारस से कलकत्ता आ रहे थे तो बनारस में उन्होंने देवदासी को दिल दे बैठे। तो ये बहुत ही, लेकिन मुझे डोमनी का कैरेक्टर कहीं नहीं मिल रहा था कि ये डोमनी तो वो क्या हाँ। चीज है। हाँ, ये तो फिक्टिशियस मैंने कैरेक्टर। अपने हाँ तो मैंने अ, सबसे पहले उर्दू एकेडमी में किसी अफसाने का प्रोग्राम हुआ था, तो मैंने डोमनी पर अफसाना लिखा। अच्छा। डोमनी पर अफसाना लिखा, और जब मैंने नॉवेल लिखा तो उसमें उसको फिट कर दिए, डोमनी अच्छा। का उसको फिट कर दिए। ये डोमनी का पूरा कैरेक्टर, डोमनी जो है वो मुझे बताया था फैसल इजाज साहब ने, जो दिल्ली के खुद रहने वाले हैं, कि पहले शरीफों के यहाँ जब महफिलें सजती थी शादी ब्याह की, तो जनाना में माने औरतों में औरतें ही नाचा करती थी, तो उसे ही डोमनी कहते हैं। बाद में ऐसा नहीं रहा। तो मैंने पूरा अपने नॉवेल में डोमनी का कैरेक्टर पेश किया है। कैरेक्टर है ये जी। पहली बार हुआ है कि डोमनी का कैरेक्टर, वो बहुत लंबा है, अब आप नहीं बता सकते हैं, हम्म। लेकिन मैंने अपने नॉवेल में डोमनी का कैरेक्टर पेश किया है। अच्छा साहब, एहसान ताबिश भाई भी आपको सलाम कह रहे हैं और अमीर अंजुम भाई वालेकुम भी सलाम कह रहे हैं। तो अस्सलाम। वक्त की आइसक्रीम घुल चुकी है। अब मैं जी जी। अ, इसको रैप अप करूं कि कलकत्ते की गिरती पड़ती आबादी और स्ट्रेस वाली एंजाइटी में सुकून के लिए आप क्या करते हैं? पुरसुकून हैं आप? जी पुरसुकून हूँ, लेकिन मेरा हॉबी है कि हम जब थोड़ी सी जब थकन महसूस करते हैं या थोड़ी सी जब ये हो जाती है तो चले जाते हैं मैदान, दरिया किनारे चले गए, विक्टोरिया मेमोरियल मेमोरियल चले गए। अब तक मेरा शहर कलकत्ता जो है, मेरा जो ये ट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल है, शहर कलकत्ता कलकत्ता के बारे में है। तो मैंने विक्टोरिया मेमोरियल पर अब तक 6 एपिसोड बना चुका हूँ। हम्म। 6। बहुत अच्छा और है। एक और आने वाला है, हाँ एक और आने वाला है। तो अगर हम कलकत्ते की बात करें तो कलकत्ता वाले कलकत्ता को जानते नहीं है। तो मैंने इस पे मैंने काम किया है। और मैं सुकून के लिए मैं चले जाता हूँ वहीं मैदान कभी चला गया, भी कभी फजा में। विक्टोरिया मेमोरियल चला गया, कभी सी सैट चला गया। ये सब करता हूँ। हाशिम भाई फरमा रहे हैं कि क्या उर्दू सहाफत की इब्तिदाई जर्द है? वाह, वाकई बड़ा इंकशाफ। जी साहब। और तैयब नुमानी साहब कह रहे हैं कि बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है, शुक्रिया। तो जनाब, सक्सेस यानी कामयाबी आपके नज़दीक क्या है? खुद को पानी पीकर बताएं कि खुद को कामयाब तस्वुर करते हैं। बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। वाह, वंडरफुल। लोग बताते हैं कि हाँ, लोग बताते हैं कि देखिए अखबार में जो सहाफी होता है उसको जिंदा रहने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ता है। हम्म। आज हम लोग मौलाना आजाद को पहचान रहे हैं, लेकिन मौलाना आजाद के साथ जो लोग और भी काम करते थे अल हिलाल में, अल बलाग में, उसके कितने लोग जान रहे हैं? हम्म। नहीं जान रहे, बहुत कम लोग जान रहे हैं। अच्छी बात। हम्म। हसरत मोहानी का जो था वो रिसाला था, उर्दू मुअल्ला, तो हसरत मोहानी को लोग जान रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो उनके हमासर थे, लिखने वाले थे, उनको कितने लोग जान रहे हैं? नहीं जान रहे। तो सहाफत में रहते हुए उसका जो है नाम होता है, जो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं, अलग से काम करते हैं। नहीं वाह। तो सहाफी तो 1822 से जो पहला जामे जहां जुमा निकला, तो आज तक बहुत से साफी आए, कितने साफी तो चले गए, उनका नाम लेवा भी नहीं है, कुछ नहीं है, उनके कुछ अचीवमेंट नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी सहाफी हो, जो आदमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता है, उसका उसकी जो खिदमात है, पहचान रहती जो है। किताबें हैं, वही रह जाती हैं। उसी बेसिस पर उसको याद किया जाता है। सहाफी बहुत सारे सहाफी हैं जो मैंने देखे हैं, और उनको आज नाम नहीं लेते हैं लोग। बहुत सही। ये बहुत सही। बहुत कोलकाता से कोई गिला नहीं, जिंदगी से कोई गिला? एनी रिग्रेट्स? नहीं, कोई गिला नहीं है, बहुत अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है, नवाजा है। मोहतरम जिगर भाई शकील अफरोज, समीम कल्ब से आपका शुक्रिया। आपने न सिर्फ जी शहर निशात, द सिटी ऑफ जॉय कोलकाता की अदबी और सहाफती नारंगियों
से आगाह किया, बल्कि और अपना कीमती वक्त इनायत किया। दोस्तों, आप सबका भी फर्दन फर्दन शुक्रिया। आपने न सिर्फ हमारी आवारगी को वक़ार बख्शते हैं आप, बल्कि अपनी दोस्ती का भरम भी रखते हैं। उर्दू के ताज़ादम शहसवारों को आवारगी पे राग़िब किया करें। साथ ही हमारी यूट्यूब चैनल आवारगी विद दानिश को सब्सक्राइब करने का हुनर भी बताया करें। किसी बुजुर्ग ने बताया है कि बड़ा सवाब का काम है, क्योंकि दिल से दिल को राह और चिराग से चिराग ता देर रोशन रहा करता है। अगले हफ्ते इससे पहले ये बताते चलूं कि फेसबुक पर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हो रही है रिकॉर्डिंग की और लाइव वीडियोस की। तो बहुत जल्दी, या हो सकता है अगले हफ्ते से, यूट्यूब चैनल पर ही अगला प्रोग्राम पेश करने की कोशिश करूंगा। इसकी तफसील से भी आगाह करता रहूंगा। अगले हफ्ते अगस्त 9, 2025 हमारे मायानाज मेहमान होंगे हरदिल अजीज, सीजन्ड स्कॉलर और प्रोफेसर जमा अजुर्दा साहिब। जरूर शरीक हों। और अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर जी। खुदा लाया, क्योंकि खुदा। वक्त हो चुका। चलिए साहब, इसको मैं रैप अप कर दूं। 1 मिनट आप रहिएगा। दोस्तों, नवाजिश करम खुशबाश।